So you will come to know कि there is a forms of poetry and I think it's visible ना. So you will come to know कि that there are 30 questions total जो है number of questions जो है कितना number of questions are 30. और ये जो number of questions जो 30 है उसमें आप ये देखेंगे कि जो मैंने जो समय दिया था ड्यूरेशन 1 आवर, मैक्सिमम मार्क्स मैंने 50 किया था. एक्चुअली आई प्लान्ड टू पुट ओनली 25 क्वेश्चन बट आई गेव यू 30 क्वेश्चन. आप ये मान के चलिएगा कि 60 मार्क्स का रहा है. एंड इट डजेंट मैटर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच कैरीज इक्वल मार्क्स. अब उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. जिनमें से आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहला है कि पीबी शेली वॉज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. टेनिसन वॉज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज हु कंपोज्ड लिरिक at the age of 81. Crossing the bar is a well-known lyric of Tennyson. It is taken as swan song of that man. The word lyric came from Italian word lyre, which means a musical instrument. तो you will come to know जो पहला है, पहले का जो डी है वह गलत है, क्योंकि जो वर्ड लिरिक है इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर, जिसका मतलब क्या होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो यू विल कम टू नो बाकी सब चीजें सही है. तो आपको जो है यू गॉट हाउ मेनी ऑप्शन, यू गॉट 4 ऑप्शन. बट इन 4 ऑप्शंस में से जो पहले का डी वाला ऑप्शन है वह गलत है. और उसमें आप देखेंगे कि यह कहां से आया हुआ, द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर. दूसरा चीज जो है इसमें जितनी भी बातें बताई गई कि पीबी शैली वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सही है. टेनिसन वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज हु कंपोज्ड लिरिक्स एट द एज ऑफ 81, ये भी सही है. क्रॉसिंग द बार इज अ वेल नोन लिरिक ऑफ टेनिसन, इट इज टेकन एज स्वान सॉन्ग. इसके बारे में मैंने आपको बात किया था. ये तीनों चीजें सही है. तो लिरिक से रिलेटेड ये चारों ऑप्शन आपको सही मिले हुए हैं. जब अभी मैंने बता दिया तब सही हुए हैं. बाकी पहले का डी गलत है. और गलत क्या है, वह इटालियन वर्ड से ना करके कहां से आया था, ग्रीक वर्ड से आया था. सेकेंड ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक. कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको लिरिक कहते हैं. इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री. इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन. Subjectivity, personality, musical tone and lucidity are the basic characteristics of lyrics. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है वो गलत है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री ना होकर के कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री. इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री बट व्हाट फॉर्म ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. इसमें से कौन गलत है. मेटाफिजिकल पोइट्री ब्लूम्ड इन जैकोबियन एज. John Dryden is known as father of metaphysical school of poetry. The word metaphysic was introduced by John Dryden. He said, "Done affects metaphysics." The term was coined by Dr. Samuel Johnson, father of English novel. इसमें जो है देखिएगा, इसमें जो दिया गया है वो 2 जगह गलती हो गई इस क्वेश्चन में. लेकिन जो आपको इस पे जाना चाहिए वो किस पर जाना चाहिए, बी वाले पे. क्वेश्चन 3 का जो बी है यह बी जो है क्या है आपका गलत है. जॉन ड्राइडन मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर नहीं है, बल्कि फादर कौन है, जॉन डन. तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जो फादर हैं वो जॉन डन है. तो जो बी वाला ऑप्शन है उस बी वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है. जॉन ड्राइडन की जगह जॉन डन हो जाएंगे. दूसरा चीज मैं इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. की टर्म को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कॉइन तो किया था, लेकिन वो जो वर्ड आया फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, वह फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल ना होकर के फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी होना चाहिए था. फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी. तो जहां पे नॉवेल वर्ड आया वहां पे आपको क्या करना है, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी करना है. क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो है वो हेनरी फील्डिंग है.
तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स विच आई एम शेयरिंग विद यू। इन इन तीनों में किसी को कोई डाउट? एक या दो आदमी कोई रिस्पांस करिएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी है, ना कि इंग्लिश नावल है। और अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंग्लिश नावल कौन है, तो फादर ऑफ इंग्लिश नावल आपको हेनरी फील्डिंग को करना है। और मैं फिर से बता दूं, यहाँ तीन नाम मैंने दिए हैं। जॉन ड्राइडेन ने शब्द को इंट्रोड्यूस किया, कौन से शब्द को? मेटाफिजिक को। उस शब्द को क्वाइन किसने किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया है। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर कौन है? जॉन डन है। ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट कौन है? मेटाफिजिकल पोइट्री वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री, सही है बिल्कुल। मेटाफिजिकल पोएट्स वर हाईली एडमायर्ड बाय मॉडर्न पोएट टी.एस. एलियट हु रोट द वेस्टलैंड, ये भी सही है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेटाफिजिकल पोएट्स को किसने एडमायर किया मॉडर्न एज के, किस पोएट ने? टी.एस. एलियट ने, ये सही है। तीसरा है, मेटाफिजिकल conceit, advocacy of truth, far-fetched images, display of learning, comparison and use of comparison between two dissimilar objects, fusion of thought and emotion, abrupt starting, dramatic lyric and use of simile, metaphor and hyperbole are the basic characteristics of the metaphysical school of poetry। ये भी सही है। conceit, डी वाला दे रहा, conceit is an image in which two सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर पुट टुगेदर। नो, ये गलत है। ये पूरा डिफिनेशन सही है, लेकिन इसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट को ना साथ में रख करके किसको रखा जाता है? डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। तो कंसीट इज एन इमेज, कंसीट एक ऐसी इमेज है इन विच जिसमें कि टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसमें दो असमान ऑब्जेक्ट्स को आर पुट टुगेदर, वे साथ साथ रखे जाते हैं। तो आई थिंक कि आपके समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो डी है वो आंसर गलत है, और वहां पे सिमिलर ऑब्जेक्ट ना होकर के क्या होना चाहिए? डिसिमिलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्री रोमांटिक पोएट्री ब्लूम्ड इन विच एज? प्री रोमांटिक पोएट्री किस एज में आई है? रेस्टोरेशन एज में, ऑगस्टन एज में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में, रोमांटिक एज में। तो प्री रोमांटिक पोएट्री ऑगस्टन एज में आई है, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। तो प्री रोमांटिक पोएट्री केम इन ऑगस्टन एज, दैट इज आल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। प्री रोमांटिक पोएट के जो सबसे पहले पोएट थे उनका नाम जेम्स टॉमसन था, जिन्होंने द सीजन नाम का किताब लिखा है। इसके अलावा टॉमस ग्रे भी रहे हैं, जो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखे हुए हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने डिजर्टेड विलेज लिखा हुआ था। विलियम कॉलिंस ने ओड टू इवनिंग लिखा हुआ है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। और जो ऑगस्टन एज है उसका जो डेट है वो 1700 से 1745 है। रेस्टोरेशन एज का जो डेट है वो 1660 से 1700 तक है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी की जो डेट है 1745 से 1785 है। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। रोमांटिक एज की जो डेट है वो 1837 से नॉट 1837, 1798 से 1837 है। तो ये चार एजेस हैं, उन चार एजेस के मैंने डेट के नाम भी बता दिए, और ये बता दिए कि जो क्वेश्चन पांचवा है उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज किंग, रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है, और यह जो एज है न्यू क्लासिकल एज का हिस्सा रहा है। इस एज के जो लीडिंग पोएट रहे हैं अलेक्जेंडर पोप रहे हैं, जिन्होंने हीरोइक कपलेट में पोएम्स को लिखा, जिसमें आपका जो है रेप ऑफ द लॉक है, एशियन मैन है, एशियन क्रिटिसिज्म है। इसी एज में पोइट्री की एक नई विचारधारा आती है, जिसमें नेचर के बारे में बात होती है, ब्यूटी के बारे में बात होती है, कंट्री साइड एरिया के बारे में बात होती है। तो उस नई विचारधारा को जो नाम दिया गया था उसको प्री रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक से पहले कुछ पोएट्स आए थे जिन्होंने रोमांटिक जैसा व्यवहार करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन मिसमैच्ड है? ये तो आपको बहुत सिंपल है, कई बार बताया गया। डडन सॉनेट विलियम वर्ड्सवर्थ सही है। हॉली सॉनेट जॉन डन सही है। पुर्तगीज सॉनेट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सही है। क्यों? चूंकि पुर्तगीज सॉनेट जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है, यह जो है
उनकी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ रही है और काफी काफी अच्छी पोएटिस में शुमार की जाती है। यह उनका काम है, तो पुर्तगीज सानेट भी सही है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है। नेक्स्ट है एस्ट्राफेल एंड स्टेला। एस्ट्राफेल और स्टेला जो है यह कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, लेकिन यह जो है किसका है? इट्स एस्ट्राफेल एंड स्टेला। यह आपका जो रहा यह एडमंड स्पेंसर का ना होकर के बल्कि सर फिलिप सिडनी का रहा है। किसका रहा है? सर फिलिप सिडनी का। और इस कलेक्शन ऑफ सॉनेट में जो एस्ट्राफिल नाम आया हुआ है वह सिडनी के लिए आया हुआ है और स्टेला उनकी बिलव्ड के लिए आया हुआ है। और एक चीज यहीं पर और एक्सप्लेन कर दें कि एडमंड स्पेंसर ने जो सॉनेट लिखा हुआ था, एडमंड स्पेंसर के सॉनेट को एमोरिटी कहा जाता है। वो कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट रहा है जो उन्होंने अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल की याद में लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी है वो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन क्या होना चाहिए था? एडमंड स्पेंसर की जगह सर फिलिप सिडनी आना चाहिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा जो है मिसमैच्ड है? कार्टर सॉनेट जीएम हॉपकिंस, या बिल्कुल सही कि कार्टर सॉनेट जो जीएम हॉपकिंस ने लाए। जीएम हॉपकिंस का पूरा नाम जीरार्ड मैनले हॉपकिंस है और जीरार्ड मैनले हॉपकिंस क्या रहे हैं? फर्स्ट मॉडर्न पोएट रहे हैं। कार्टर सॉनेट की डिफिनीशन क्या है? 10.5 लाइन को कार्टर सॉनेट कहते हैं, ये भी सही है। स्प्रंग रिदम भी जो किसकी देन है? जीरार्ड मैनले हॉपकिंस की देन है, जो मॉडर्न एज के पहले पोएट रहे हैं। इन्होंने दो नई चीज दिया था, कार्टर सॉनेट और स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम की खासियत ये होती है कि उसमें टू स्ट्रेस्ड सिलेबल यूज किया जाता है, टू स्ट्रेस्ड सिलेबल। इसके अलावा पाइड ब्यूटी, ये ऑप्शन गलत है। पाइड ब्यूटी एलजी ना होकर के बल्कि पाइड ब्यूटी क्या है? कर्टल सॉनेट का एग्जाम्पल है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने कर्टल सॉनेट की सारी बातें एक जगह ला दी कि कर्टल सॉनेट किसने दिया? जीएम हॉपकिंस ने दिया। कर्टल सॉनेट की खासियत क्या है? 10.5 लाइन की पोयम को, और उसका एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पाइड ब्यूटी। पाइड ब्यूटी किसने लिखा है? जीएम हॉपकिंस ने ही लिखा है। और इसमें ऑप्शन जो दिया है वो एलजी दिया है। एलजी ना होकर के बल्कि वो क्या है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टर सॉनेट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो आप देखेंगे कि फादर ऑफ सॉनेट पेट्रार्च सही है। सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस यार्ड सही है। टाटर्स मिससेलेनी यह कलेक्शन ऑफ सॉनेट है जो सरे और यार्ड का है। सरे का मतलब कि हेनरी होवर्ड अर्ल सरे, और यार्ड का मतलब सर थॉमस यार्ड, ये सही है, ये उन्हीं का है। एमोरिटी एडमंड जोसेफ का ना होकर के बल्कि एमोरिटी किसका है? एडमंड स्पेंसर का है। और एमोरिटी क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, इसमें 88 सॉनेट्स आया हुआ है। इस सॉनेट को एडमंड स्पेंसर ने लिखा है जो पोएट के नाम से जाने जाते हैं, और यह सॉनेट उन्होंने अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मिल्टन आर लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ का सही है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ सही है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर सही है। आन शेक्सपियर टेनिशन, ये गलत है। आन शेक्सपियर एक सोनेट है, और उसको जो लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वहां टू शेक्सपियर है या आन शेक्सपियर है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैंने लिख दिया। हमने कहा डिस्कशन में उसको बाद में देखा जाएगा। मुझे जहां तक याद है शायद उन्होंने टू शेक्सपियर लिखा है, तो शायद। जी, आन शेक्सपियर मिल्टन का है, लेकिन आन शेक्सपियर क्या सोनेट है? ओ, ओ नो, तो मैं ये जानना चाहता तो फिर मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या लिखा है? शेक्सपियर करके है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया जा रहा है वो सानेट, वो सानेट को लेके एग्जांपल दिया जा रहा है। अब उसके शेक्सपियर के आगे उन्होंने टू लगाया है कि आन लगाया कि केवल शेक्सपियर किए, ये चेक करने की जरूरत है। बाकी जो ऑप्शन होगा जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा इरादा था वो टेनिशन को नहीं बल्कि बल्कि क्या दिखाना था? अर्नोल्ड को। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, मैं जो ऑप्शन देना चाहता, मैथ्यू अर्नोल्ड को।
अगर टू शेक्सपियर है तो आप इसको करेक्ट करके यहाँ पे आन की जगह टू कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि मैं मैथ्यू अर्नाल्ड की बात कर रहा हूँ। आन वाला तो जॉन मिल्टन का ही तो मुझे पता है, लेकिन लेकिन अब ये नहीं पता कि वो जो है सोनेट रहा है या जो है लिरिक रहा है। ये भी तो ध्यान में रखना है ना, क्योंकि यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए गए सब सोनेट के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, तो ये सोनेट की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच, इसमें से कौन कौन सा मिस मैच है? लाउरा सही है, पेट्राज की बिलव्ड का नाम है। स्टेला सही है, सिडनी की बिलव्ड का नाम है। एलिजाबेथ बॉयल सही है, स्पेंसर की बिलव्ड का नाम है। डार्क लेडी एंड डब्ल्यू एच बहुत सिंपल सा मैंने दिया है, फ्रांसिस बेकन गलत है, बल्कि कौन रहे हैं? विलियम शेक्सपियर रहे हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन सही है। इट ओरिजिनेटेड इन इटली इन 14th सेंचुरी सही है। पेट्रार्च डिवाइडेड इट इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट सही है। ऑक्टेव मींस 8 लाइन्स स्टैंजा एंड सेस्टेट 4 लाइन से गलत है। सेस्टेट जो होगा वो 6 लाइन्स स्टैंजा, ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा। तो इसमें जो 11 है, 11 का डी गलत है, उसको आपको सही करना है कि ऑक्टेव मींस 8 लाइन्स स्टैंजा एंड सेस्टेट माने 6 लाइन्स स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच, इसमें से कौन सा मिस मैच है? क्वार्ट्रेन माने 4 लाइन सही है, टर्सेट माने 3 लाइन सही है, कपलेट माने 2 राइमिंग लाइन सही है, स्पेंसरियन स्टैंजा माने 7 लाइन्स ये गलत है। स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स रहा है, 7 लाइन्स नहीं होगा, 9 लाइन्स। 7 लाइन्स चासरियन स्टैंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चासरियन स्टैंजा है 7 लाइन्स, 6 लाइन्स, 5 लाइन्स, 4 लाइन्स, तो इसमें 13 का ए सही है, 7 लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 टर्जा राइमा इज एन इटालियन स्टैंजा फॉर्म यूज्ड बाय पीबी शेली इन विच पोएम्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। टर्जा राइमा जो इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, पीबी शेली ने इसको किस पोयम में यूज किया है? ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू स्काई लार्क, एडोनाइस, स्टैंजा नियर नेपलेस, यू विल कम टू नो ओड टू द वेस्ट विंड में इसका यूज किया गया है। 14 का ए सही है। नेक्स्ट है अटवा राइमा इज अ स्टैंजा, अटवा राइमा कितने लाइन का स्टैंजा? 8 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 5 लाइन्स, ये सही है, 15 का ये 8 लाइन्स। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वाज सेड बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है, जो शेक्सपियर के ऊपर उन्होंने सोनेट लिखा उसमें ये बात उन्होंने कही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर वाज सेड बाय whom, वर्ड्सवर्थ, ये वाला सही है। वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट मिल्टन 1802 लिखा, ये भी लाइन कई बार पूछी जा चुकी है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, तो 17 का ये सही है। Pre-Raphaelite poetry and Oxford or Tractarian movement came in which age? Victorian age, Romantic age, Modern age, Neoclassical age? विक्टोरियन एज में आए हुए दोनों मूवमेंट। प्री रैफेलिट पोइट्री, ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, दोनों मूवमेंट विक्टोरियन एज में। वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लिक्वरिस वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सिडनी स्पेंसर, पेट्रार्च। विलियम शेक्सपियर अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। हीरो एंड लिएंडर इज द पोएम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, पोप, ड्राइडेन, ये सही है, क्रिस्टोफर मार्लो का है, वो सही है। लेफ्ट विंग पोएट, ट्रेंच पोइट्री एंड एपोकैलिप्टिक पोएम्स इमर्ज्ड इन विच एज? मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज? मॉडर्न एज में आया हुआ है। हु इज नोन एज लास्ट रोमांटिक पोएट? डब्ल्यू बीट्स, सही है, डब्ल्यू बीट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा गया है। बाकी ऑप्शन आपके सामने, उसे कोई मतलब नहीं है। हु रोट लेक आई लव इनिस्फ्री? डब्ल्यू बी ईट्स ने, और इसी पोयम के आधार पे उनको लास्ट रोमांटिक पोएट कहा गया था। लेक आई लव इनिस्फ्री पूरा रोमांटिसिज्म, स्केपिस्ट नेचर, इन सब चीजों को लेकर के रखा गया है। तो हु रोट लेक आई लव इनिस्फ्री? डब्ल्यू बी येट्स ने। हु इज नोन एज पोएट्स पोएट? स्पेंसर, सही है, ए वाला 24 का ए। हु गेव द टाइटल पोएट्स पोएट? 25 का ए सही है, चार्ल्स लाइव ने दिया हुआ है। हु रोट एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन? 26 का ए सही है, स्पेंसर ने दिया है। द टर्म इकोलॉग इज एसोसिएटेड, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा एडमंड स्पेंसर का मैं शेफर्ड्स कैलेंडर पढ़ा रहा था,
तब मैंने वहां पे बताया था कि जो इकलाग है वो पेस्टोरल पोइट्री का हिस्सा है। तो 27 का ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द सीजन जेम्स थॉमसन ने लिखा, सही है। शेफर्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर ने लिखा, सही है। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा है थॉमस ग्रे ने, सही है। एस्ट्रॉफिल गलत है, क्यों? एस्ट्रॉफिल एलजी है जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, सिडनी पर लिखा हुआ है। तो एस्ट्रॉफिल, क्योंकि मैं यहाँ पे राइटर का नाम पूछा हुआ हूँ, ये नहीं कि किसकी याद में लिखा गया है। तो एस्ट्रॉफिल। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट, आप और 1 मिनट मुझे दीजिए, फिर बात। मैडम मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले साइलेंट कर लीजिए, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, बाद में जो है सारी चीजें बता दी गई आपस में हो, और उसका मैं आंसर की जो है अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट। तो इसमें जो मैंने बताया कि जो डी है 28 का, डी एस्ट्रॉफिल। एस्ट्रॉफिल आपका क्या है? एस्ट्रॉफिल जो है एलजी है, जो किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर ने लिखा, किसकी याद में? सिडनी की याद में। तो 28 का डी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि मैं राइटर का नाम पूछा हूँ, ना कि किसकी याद में लिखा गया है। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डर्ज मोनोडी थ्रेनोडी टाइप ऑफ एलजी है, सही है। एडोनाइस एलजी है, किसने लिखा है? पीवी शेली ने लिखा है। लिसिडास एलजी का नाम है, किसने लिखा है? मिल्टन ने लिखा है। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स जो है यह भी एलजी है, किसने लिखा है? डब्ल्यू एच आर्डेन ने लिखा है। इट वॉज रिटन बाय हुम? इट वॉज रिटन बाय डब्ल्यू एच आर्डेन। तो इसमें जो 29 का डी है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एलजी इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग, सही है। द वर्ड pastoral came from Latin word pastor which refers to shepherd and shepherdess, ये भी सही है। The word sonnet came from Italian word sonetto which means a type of song, सही है। The word ballad came from the word bailar which means stationary song, ये गलत है। bailar जो है वह डांसिंग सॉन्ग है। bailar is a dancing song। तो you will come to know कि all these points I have given to you, और सारे करेक्ट आंसर मैंने आपको बताए हुए कि हाँ उसमें ये चीजें रही है। So what I want to say, what I want to tell you कि when you go with these points, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे अपना स्क्रीन बंद करना चाहिए, ऐसा कोई बहुत चीजें नहीं है, लेकिन एक चीज ये जरूर, अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो इंस्टेड ऑफ 30 क्वेश्चन यू विल गेट मोर देन 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें रहेंगी। तो 60-70 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। और बाकी जो है क्या कहते हैं, अब आप लोग जो वो करिए, प्रिपेयर करिए कल के टेस्ट के लिए। इफ आई गेट टाइम देन आई विल टेक क्लास। अगर, हाँ अगर नहीं तो कोई, ठीक है।